जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक है शिक्षण। तो शिक्षण को पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग। शिक्षण को इंग्लिश में हम बोलते हैं टीचिंग। और जो शिक्षण है ना, शिक्षण बना है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ड़ लगा देने से। शिक्ष धातु में ड़ लगा देने से शिक्षण बन गया है। और टीचिंग में जो आईएनजी है ना, तो इसको इसमें से आईएनजी को बाहर कर दीजिए तो यह हो जाएगा टीच। यह हो गया टीच। और इसका मतलब होता है, टीच का मतलब होता है सिखाना और शिक्षण का मतलब भी होता है सिखाना। समझ गए आप? देखिए, शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मनोविज्ञान में, बाल विकास में इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बताया था कि अधिगम के बारे में बताया था कि अधिगम से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें शिक्षण से भी, जो शिक्षण है ना, शिक्षण से भी लगभग 4 या 5 नंबर यहाँ से भी आते हैं। शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण, इसलिए शिक्षण को बढ़िया ढंग से पढ़िए आप। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग। और शिक्षण बना है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ड़ लगा देने से शिक्षण बन गया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। समझ गए आप? शिक्षण एक अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया है। और इसमें 2 लोग होते हैं। शिक्षण में 2 लोग का होना बहुत जरूरी है। 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। तभी शिक्षण होगा। शिक्षण कैसे होगा? एक शिक्षक होगा। देखिए, शिक्षक यहां पर होगा। शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाएगा। किसके माध्यम से? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सिखाएगा। शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक यहां पर सिखाता है और शिक्षार्थी क्या करता है? सीखता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, शिक्षण को हम बोलते हैं द्विमार्गी प्रक्रिया। क्या है यह? द्विमार्गी प्रक्रिया है। शिक्षण द्विमार्गी प्रक्रिया है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसमें 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। द्विमार्गीय प्रक्रिया है। शिक्षण जो है, शिक्षण ज्यादा अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को सिखाया जाता है, अधिगम कराया जाता है, वो शिक्षण है। और यह शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। और इसमें क्या है? कम अनुभवी व्यक्ति द्वारा, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति द्वारा, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को अधिगम शिक्षण देता है, सिखाता है। ज्यादा अनुभवी लोग, मतलब ज्यादा अनुभवी जो होते हैं, वो कम अनुभवी को अधिगम सिखाते हैं। और इसमें क्या है कि शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलता है। शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। समझ गए? यह है जो है आपका शिक्षण है। शिक्षण का मतलब यही है कि शिक्षण को इंग्लिश में देखिए टीचिंग बोलते हैं। टीच से होता है सीखना। शिक्षण में पूछ दिया क्वेश्चन कि शिक्षण में देखिए, शिक्षण जो है ना, संस्कृत के शिक्ष धातु में ड़ जोड़ देने से शिक्षण बना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर जाइए। और देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है और यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी को शिक्षक जो है सिखाता है।
वो सिखाता है, शिक्षक देखिए सिखाता है और शिक्षार्थी क्या करता है, सीखता है। और इसमें जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सहायक होती है, समझ गए आप। और यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, ज्यादा अनुभवी द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को सिखाया जाता है, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को सिखाया जाता है। शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं। ये तो शिक्षण आपको कंप्लीट समझ में आ गया ना। जब कंप्लीट समझ में आ गया तो अब देखते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के कितने चर होते हैं, शिक्षण के 3 चर होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मिटाता हूं, ले लीजिए। शिक्षण के 3 चर होते हैं, पूछ देगा शिक्षण के कितने चर होते हैं। शिक्षण के चर, शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं। पहला चर है स्वतंत्र चर, पहला है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, आश्रित चर, और तीसरा है सहायक चर। समझ गए, यह सहायक चर है। और ये तीनों चर हैं। सहायक चर को बोल सकते हैं हस्तक्षेपी चर, इसको हस्तक्षेपी चर भी बोलते हैं, हस्तक्षेपी चर। ये शिक्षण के चर हैं, समझ रहे हो आप ना। ये शिक्षण के चर हैं। शिक्षण के चर कितने हैं, 3 चर हैं। पहला जो चर है स्वतंत्र चर है, दूसरा जो है आश्रित चर है, तीसरा हस्तक्षेपी चर या आश्रित चर, अरे सहायक चर। इसमें देखिए स्वतंत्र चर में जो होता है, स्वतंत्र चर में शिक्षक होता है, इसमें शिक्षक होता है। और इसमें आश्रित चर में जो होता है, आश्रित में शिक्षार्थी, शिक्षार्थी होते हैं। और यह हो गया पाठ्य पुस्तक। आप समझ रहे हो अच्छे से ना। जब हमारे वीडियो को अच्छे से समझ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए अभी। तो देखिए ये शिक्षण के चर हैं। अब शिक्षण पढ़ लिए, शिक्षण क्या था, लेकिन शिक्षण के चर। लेकिन अब क्या है, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण को किस तरह से डिफाइन किया गया है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। मतलब शिक्षक जो हैं क्या होते हैं उसके बारे में बताता है। जो वैज्ञानिक है ना वो शिक्षण के बारे में बताते हैं कि शिक्षण क्या चीज है, उसी को देख लेते हैं हम, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, शिक्षण के चर को वैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण को डिफाइन किया गया है। देखिए क्या बताएं। पहले जो वैज्ञानिक है L.N. गज, पहले वैज्ञानिक है L.N. गज। L.N. गज ने क्या कहा है कि शिक्षण अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए किया गया कार्य है। समझ रहे हैं, L.N. गज ने कहा है कि शिक्षण अन्य व्यक्ति के व्यवहार क्षमताओं में बदलाव लाने के लिए किया गया एक प्रकार का कार्य है, किया गया एक प्रकार का कार्य है। B.O. स्मिथ जी कहते हैं कि शिक्षण अधिगम को कराने के लिए क्रियाओं की एक प्रणाली है। जो शिक्षण है ना, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण अधिगम को कराने के लिए, शिक्षण क्या करता है, अधिगम को कराता ही है ना। शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो वही बता रहे हैं स्मिथ जी कि शिक्षण अधिगम को कराने के लिए क्रियाओं की एक प्रणाली है। और स्किनर जी कहते हैं शिक्षण पुनर्बलन देने की एक प्रक्रिया है। देखिए मैं आपको बताया हूं कि जो शिक्षण में पुनर्बलन, इसमें मनोविज्ञान में, बाल विकास में जब पुनर्बलन की जिक्र आता है तो पुनर्बलन सबसे ज्यादा किसने दिया है, स्किनर जी ने दिया है। समझ रहे हैं आप ना। पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोग, अधिकतर जगह पुनर्बलन का आ गया प्रयोग, तो समझ जाइए कि स्किनर जी हैं। लेकिन सर्वप्रथम पुनर्बलन कौन लाए थे, C.L. हल ने, मैं आपको बताया हूं। लेकिन सर्वाधिक पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर जी ने किया है। तो यह बता रहे हैं कि शिक्षण पुनर्बलन देने की एक प्रक्रिया है।
मॉरिसन कहते हैं शिक्षण अधिक परिपक्व, देखिए अधिक परिपक्व तथा कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य एक संपर्क है जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। मतलब वही कि अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को दिया गया शिक्षण, समझ रहे हैं, वही शिक्षण है, दिया व्यक्ति को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। ये मॉरिसन जी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट चीज है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब पूछ दे, वैज्ञानिकों के नाम पूछता भी है, पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और इसको नोट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद पढ़ते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। देखिए यहां पर है शिक्षण की अवस्था, और शिक्षण की अवस्था का मतलब है यह कि जैसे हम अभी क्लास में, जैसे कोई टीचर है वो क्लास में आएगा, तो क्लास में आने से पहले वो कुछ कार्य करेगा, जो पढ़ाना होगा उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में अध्ययन करेगा। जब उसको अध्ययन कर लेगा तो फिर आएगा क्लास में आएगा पढ़ाने के लिए। तो देखिए 3 तरह की अवस्था है। एक क्लास के पहले, जब क्लास में आने से पहले क्या किया काम, उसको देखिए वो चीज पहला चरण हो गया। दूसरा चरण हो गया उसका कि जब वो क्लास में आया, क्लास में क्या प्रस्तुति दी, क्या पढ़ाया, जब पहले से तैयार किया रहेगा तभी ना क्लास में पढ़ाएगा। और जब क्लास से पढ़ाकर शिक्षक बाहर निकलेगा तो उसके बारे में सोचेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया है। जो पहले स्टेप को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्टिव फेस। और यह मध्य संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं इंटर एक्टिव फेस। भूल गया हूं, इंटर एक्टिव फेस। यह जब मध्य, यह क्या हो गया, मध्य संक्रियात्मक अवस्था हो गया। यह हो गया पोस्ट, ठीक ना। अब देखिए 3 अवस्थाएं हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, हम लोग अवस्था पढ़े थे ना, 3 अवस्था पढ़े थे। क्या क्या, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं पढ़े थे ना हम लोग। तो उसी तरह यहां पर भी 3 अवस्थाएं, शिक्षण के 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर जो है मध्य संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पश्चावस्था। समझ गए आप। पहले वाले को इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्टिव फेस, इंटर एक्टिव फेस, इसके बाद फर्स्ट। यह चीज है पश्च हो गया। देखिए इसमें क्या है, अवस्थाएं में पहला दिया है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण देखिए 3 तरह से होता है, उसको बाद में पढ़ाएंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, 3 होते हैं। कौन कौन, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, 3 होते हैं, उसको बाद में पढ़ाना है हमको। तो यह शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण। फिर हो गया पाठ्य वस्तु का चयन। जब क्लास में जाएंगे तो पाठ, इसी थोड़े ना क्लास में घुस कर आए तुरंत क्या पढ़ाना है, दो पढ़ाऊं, मतलब ऐसे नहीं। पहले क्या करना है, उसका पाठ्य वस्तु का चयन करना है कि हमको क्या चीज पढ़ाना है। उसको पढ़ाने से पहले हमको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद तैयारी करने के बाद हम आकर क्लास में पढ़ाएंगे। ऐसे शिक्षण होता है, समझ गए। वही अवस्था है पाठ्य योजना का निर्माण। पाठ्य योजना का निर्माण करना है कि हमको पाठ्य योजना सहायक होता है ना, कि पाठ्य योजना में आज क्या पढ़ाना है, हमको पॉइंट बना लेगा कि इस पॉइंट, जैसे मैं आपको पॉइंट निकाल के पढ़ाता हूँ ना कि इस पॉइंट से पढ़ाना है। पहले क्या पढ़ाया, शिक्षण पढ़ाया। फिर शिक्षण कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं। इसके बाद शिक्षण की अवस्थाएं। इसके पहले फिर पढ़ाए थे कि शिक्षण को वैज्ञानिकों ने अपनी भाषा में क्या कहा, उसको पढ़ाया ना। तो क्या हो गया, ये पाठ्य योजना का निर्माण हो गया। उसको कैटेगरी वाइज कर देंगे। वह इसी तरह पाठ्य योजना का निर्माण। सहायक सामग्री का चयन, क्लास में आने से पहले जो सहायक सामग्री होगी उसको लेगा। जैसे अभी उसको मैप चाहिए तो मैप का लेगा, नक्शा चाहिए कि अब क्लास में आने के बाद उसको बोलेगा कि अब नक्शा चाहिए, तो कैसे कि जाओ नक्शा लेकर आओ, ऐसा चलेगा नहीं। वही है, क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। सहायक सामग्री का चुनाव। शिक्षण विधि का चयन, मतलब शिक्षण विधि का चयन कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, कितना आसान भाषा में पढ़ाएं कि आपको समझ में आ जाए।
तो वही चीज है, यह पहला चीज हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री एक्टिव फेस। यह समझ गया आप ना। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का चयन, पाठ्य योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का चुनाव, शिक्षण विधि का चयन। मतलब क्लास में आने से पहले जितनी भी एक्टिविटी जो टीचर करता है वो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसी को बोलते हैं प्री एक्टिव फेस। अब दूसरा हो गया मध्य संक्रियात्मक अवस्था। मतलब क्लास में आने के बाद शिक्षक की क्या अवस्था होगी। पहले सबसे पहला दिया है कक्षा आकार की अनुमति। कक्षा आकार की अनुमति का मतलब कि उसको मालूम चाहिए कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चा आया है, कौन बच्चा कैसा है, कौन, मतलब सबके बारे में उसको जानकारी रखनी चाहिए। अच्छे शिक्षक की यही निशानी है। दूसरा दिया है प्रस्तुतिकरण, कि किसी पाठ को लेकर कि मतलब कैसे उसको कितना बढ़िया से प्रस्तुतिकरण करे, वो चीज है। कौशल का प्रयोग, इसी में आने के बाद ही जब क्लास में आएंगे तभी ना अपने कौशल का प्रयोग करेंगे। कौशल पहले सीखे थे, जो जो काम किए थे वो आकर कौशल का अपना प्रदर्शन कहाँ करेंगे, क्लास में करेंगे, न कि बाहर। हमको पढ़ाना है तो हम कहाँ पढ़ाएंगे, हम जाकर बाहर पढ़ाएं, बगीचे में पढ़ाएं, घूम घूम कर अपने समाज में पढ़ाएं, बच्चों को बैठाकर, ये तो कोई बात तो हुई नहीं। वही है, कौशल का प्रयोग कहाँ करना है, क्लास में ही करना है। क्वेश्चन आ जाएगा, कौशल का प्रयोग कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, मध्य संक्रियात्मक अवस्था, इंटरफेस, इंटरएक्टिव फेस है। अब निदानात्मक कार्य, अब उसी क्लास में ही निदान वाला काम करेगा, निदान वाला काम क्लास में करेगा। और क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण भी देगा। समझ गए, उसको उपचार करने के बाद, कई ऑपरेशन करने के बाद उसको शिक्षण देगा। सहायक सामग्री का प्रदर्शन, उसको यदि जरूरत पड़ेगी सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो उदाहरण देकर समझाता हूं ना, तो इसी तरह जब क्लास में आएगा तो अपने कौशल का प्रयोग करेगा। कौशल मतलब सहायक सामग्री का प्रदर्शन, उदाहरण देकर प्रस्तुत करेगा, तो वही चीज है सहायक सामग्री का प्रदर्शन। मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न भी देगा। गृह कार्य देना, और क्लास में भी देगा गृह कार्य, इसके घर के क्लास के तो बाहर देगा नहीं, वही चीज है। यह क्या होगी, मध्य संक्रियात्मक अवस्था, इंटरएक्टिव फेस। फिर हो गया पश्च पोस्ट, इसको बोलते हैं। अब क्या करेगा, जब क्लास में पढ़ा लिया, पहले तो तैयारी करके आया, हर चीज लेकर आया, क्लास में आया, हर चीज प्रस्तुतिकरण उसका किया, कौशल का प्रयोग किया, अपने संक्रिया उपचारात्मक शिक्षा दिया, फिर क्या किया, मूल्यांकन प्रश्न किया, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य दिया, कौशल का प्रयोग, हर चीज मतलब करने के बाद, और जब क्लास से बाहर जाएगा तो उसके दिमाग में चलेगा कि मैंने क्या गलत पढ़ाया था, कुछ तो गलत नहीं पढ़ाया। अपने मतलब मूल्यांकन करेगा, शिक्षण का मूल्यांकन करेगा कि अरे मैं पढ़ाया हूं क्लास में तो सही पढ़ाया हो ना, वो अपना खुद मूल्यांकन करेगा। इसके बाद शिक्षण में सुधार, यदि वो गलत पढ़ाकर कुछ चीज गया है, क्लास में से कुछ गलत पढ़ाकर चला गया है, तो क्लास में आएगा फिर दोबारा तो बताएगा कि बच्चों मैंने कल आपको ये चीज गलत पढ़ा दिया था, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो यही चीज है शिक्षण में सुधार। यह निगेटिव नहीं है, यही तो पॉजिटिव है। शिक्षण का मतलब है, शिक्षक का मतलब क्या है कि जब अपना गलत काम किया फिर सुधार नहीं करेगा, नहीं, वो बाहर जब क्लास के बाहर जब जाएगा, पश्च अवस्था इसी को बोलते हैं, तो मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करने के बाद उसमें सुधार करेगा यदि कुछ गलत किया है तो आकर। इसके बाद शिक्षण की पुष्टि हो जाएगी। समझ गए, तो यह हो गया शिक्षण। अब देखिए, हमारा जब आपको वीडियो जब पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना है मनोविज्ञान में शिक्षण के उद्देश्य। तो अब शिक्षण का उद्देश्य जो ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम, तब तक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ समझ में कहीं नहीं आया होगा तो उसको कमेंट भी कीजिए। तो इस तरह से देखिए, इसका तो पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। शिक्षण की अवस्थाएं हैं यह, इसका जब स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग तो आप लोग मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भैया, ठीक है ना। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।